बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको न्यूज़ पॉइंट एचटी में खुशामदीद कहती हूँ। तो जी हाँ स्टूडेंट, जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, तो आज मैं आपको जो है इसका सेकंड क्वेश्चन जो है पढ़ाऊँगी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस साल जो है ये सप्ली वालों को भी क्वेश्चन आया है, इश्तराकी निज़ाम से क्या मुराद है, इसकी खसूसियात बयान करें। ये इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से आपको एक थ्योरी का भी क्वेश्चन आएगा फर्स्ट 2 चैप्टर में से, इसलिए इसकी तैयारी आप अच्छे तरीके से करें। तो जी हाँ, क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले न्यूज़ पॉइंट एचटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मौजूद हो। तो जी हाँ स्टूडेंट, बेसिकली इश्तराकी निज़ाम किसे कहते हैं वो आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इश्तराकी निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है जिसमें तमाम वसाइल हुकूमत की मलकियत में होते हैं और तमाम माशी फ़ैसले हुकूमत या इसका कोई बाइख्तियार इदारा करता है। आम अफराद ना तो जायदाद बना सकते हैं और ना ही इसकी ख़रीद फरोख्त कर सकते हैं। यानी कि इश्तराकी निज़ाम क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट का निज़ाम हो। इसमें जो प्राइवेट जो पर्सन होता है वो ना तो अपनी कोई जायदाद बना सकता है और ना ही इसमें अपना कोई माशी काम कर सकता है, इसलिए इसको कहते हैं इश्तराकी निज़ाम। रूस में ये 1917 में इनकलाब की कामयाबी थी जो इश्तराकी निज़ाम की बुनियाद रखी गई थी। इश्तराकी निज़ाम की खसूसियात जो है वो डिस्कस करते चलते हैं। हुकूमती मलकियत, इस निज़ाम में तमाम ज़राए हुकूमती मलकियत में होते हैं, वो इन्हें इस्तेमाल में लाने का कुली इख्तियार रखते हैं, यानी कि मुकम्मल इख्तियार रखती है हुकूमत। तमाम कारोबार भी जो है वो हुकूमत की मलकियत में होते हैं। इसमें प्राइवेट पर्सन, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें ना तो जायदाद जो है अपनी ख़रीद सकता है और ना ही अपनी मर्ज़ी से जो है काम कर सकता है। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी आपको मैं बताती चलूँ। इसमें इस निज़ाम के तहत तमाम मादी और गैर मादी ज़राए एक बाकायदा मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत इस्तेमाल में लाए जाते हैं। फिर इसमें बताया गया है कि निजी मलकियत का हक़, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें निजी मलकियत का हक़ नहीं होता। इस निज़ाम में निजी मलकियत का खात्मा हो जाता है। आम लोग ना तो ज़ाती कारोबार कर सकते हैं और ना ही इसमें किसी भी किस्म का अमल दखल कर सकते हैं। मरकज़ी मनसूबाबंदी बोर्ड, इस निज़ाम में मरकज़ी मनसूबाबंदी बोर्ड होता है जो इस बात का फ़ैसला करता है कि कौन सी अशिया पैदा की जाए, कितनी मिक़दार में पैदा की जाए, किन तरीक़ों से पैदा की जाए और किन लोगों के लिए पैदा की जाए। यकसा मौक़े, ये इसका पॉइंट नंबर मैं आपको 5 बता रही हूँ। जितने पॉइंट्स होंगे आपको उतने ही मार्क्स अच्छे दिए जाएंगे। इस निज़ाम में हुकूमत मनसूबाबंदी के ज़रिए लोगों को रोज़गार के बराबर मौक़े जो है फ़राहम करते हैं। लोगों की पसंद, ज़ौक़ व शौक़ और सलाहियत को देखा जाते हैं और फिर उस नज़रिए को सामने रख कर हुकूमत जो है कोई फ़ैसला करती है। यकसा सहूलतें, इस निज़ाम में तमाम अफराद को बुनियादी ज़रूरियात मसलन रिहाइश, खुराक और तनीम जो है उनकी जो यकसा सहूलतें फ़राहम की जाती हैं। आमदनी की बेहतर तकसीम, इस निज़ाम में आमदनी की जो तकसीम है बिल्कुल मुसावी तो नहीं होती, लेकिन लोगों की काबिलियत, तलीम, तजर्बे को देखकर फिर उनको बेहतर तरीके पे जो है, यानी कि उनको उनके पोजीशन पे फाइज करके फिर उनको उनकी आमदनी दे सकते हैं। माशरती तहफ़्फ़ुज़, इस निज़ाम में हर फ़र्द को माशरती तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। हुकूमत आवाम को रिहाइश, तलीम और तिब्बी सहूलतें फ़राहम करने की कोशिश करती है। माशी फ़लाह बहबूद, इस निज़ाम में निजी मफाद की बजाय माशरे के इज्तिमाई मफाद को सामने रखा जाता है, क्योंकि तमाम आमदनी और मुनाफ़ाजात हुकूमत के पास जमा होती हैं, लिहाजा हुकूमत इन्हें आवाम की फ़लाह बहबूद पर खर्च करती है और माशरे का जो निज़ाम है उसको बेहतर बना देती है। गैर तबक़ाती माशरा, इस निज़ाम में अमीर और गरीब का फ़र्क जो है वो मिट जाता है, क्योंकि लोगों की आमदनियों में बहुत कम फ़र्क पाया जाते हैं और वो माशी तौर पर यकसा हैसियत के मालिक होते हैं। लिहाजा माशरे में से जो है तबक़ाती जो हम कहते हैं निज़ाम जो है वो मिट जाता है। निजी कारोबार पर पाबंदी, जैसे मैंने आपको बताया निज़ाम हुकूमत का होता है, तो इसमें निजी कारोबार पर पाबंदी आयद होती है। इस्तेसाल का ख़ात्मा, इस निज़ाम के तहत तमाम वसाइल हुकूमत के कंट्रोल में होते हैं।
اس لیے سرمایہ کار جو ہے مزدوروں کا استحصال نہیں کر سکتے، سرمایہ کار اور مزدوروں کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں اور استحصال کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ 13 پوائنٹ اس کے میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں، صارفین کی پسند کو نظر انداز کرنا۔ اس نظام میں صارفین کی پسند کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور صارفین کو وہی اشیاء پرووائڈ کی جاتی ہے جو حکومت پیدا کرتی ہے، کیونکہ تمام کارخانے اور کاروبار حکومت کی جو ہے انڈر ہوتے ہیں۔ اس کی بات ہے معاشی ترقی۔ اس نظام میں معاشی ترقی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے کیونکہ وسائل کو حکومت باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے استعمال کرتی ہے، جس سے ملکی پیداوار اور آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو جاتا ہے۔ وسائل کا بہترین استعمال۔ اس نظام میں وسائل کا بہترین استعمال ہوتا ہے کیونکہ وسائل حکومت کی کنٹرول میں ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ذاتی مفاد کی بجائے پورے معاشرے کے مجموعی مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ترقی کے جذبے کا خاتمہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے جی کہ لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اوور ٹائم بھی کام کریں تو ان کو ان کی اتنی ہی سیلری ملتی ہے، اس لیے ترقی کرنے کا جو ان کا رجحان ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور کام جو ہے وہ سرد ہو جاتا ہے، یعنی کہ ترقی کی جو رفتار ہے وہ سرد پڑ جاتی ہے۔ بے روزگاری میں کمی۔ اس نظام میں حکومت کو کوشش کرتی ہے کہ تمام افراد کو ان کی تعلیم اور فنی صلاحیت کے مطابق روزگار فراہم کیا جائے۔ پھر اس کے بعد کیا آتا ہے نظامی قیمت کا بے اثر ہونا۔ اس نظام میں قیمتوں کا نظام بے اثر ہو جاتا ہے کیونکہ فیصلے قیمتوں کو دیکھ کر نہیں کیے جاتے اور ان فیصلوں میں عام افراد کی مرضی شامل نہیں ہوتی، اس لیے جو تمام فیصلے وہ گورنمنٹ کرتی ہے۔ لامحدود حکومتی اختیارات۔ اس نظام میں حکومت کے پاس لامحدود اختیار ہوتے ہیں۔ حکومت اپنی منمانی کرتی ہے اور تمام سیاسی اور معاشی جو ہے معاملات کو کنٹرول کرتی ہے، جس سے لوگوں کے معاشی اور سیاسی اختیارات جو ہے وہ محدود ہو کر رہ جاتے ہیں، جس سے پورا معاشرہ غیر جمہوری بن جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔